अर्पिता का ठिकाना लेकिन किसका है खजाना? कैश का संसार, सियासी तकरार। नमस्कार, भारत की बात में मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल के कैश कांड से, जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर ईडी की छापेमारी हुई है। अर्पिता के 2 फ्लैट से अब तक 49 करोड़ रुपए कैश जब्त किए जा चुके हैं। अब कोलकाता के ही चिनार पार्क इलाके में छापा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैश कांड को लेकर बढ़ते बवाल की गाज पार्थ चैटर्जी पर गिरी है। आज पार्थ चैटर्जी को पहले मंत्री पद से और फिर पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। और भारत की बात में इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर कर्नाटक से। बीजेपी नेता की हत्या के बाद बेंगलुरु पहुंचे मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा है कि अगर जरूरत हुई तो कर्नाटक में भी यूपी वाला योगी मॉडल लागू करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की परसों 3 लोगों ने तलवार और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। हत्या में पीएफआई कनेक्शन का नाम सामने आ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नेटारू गांव से, जहां पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो है वो इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं और लोग काफी गुस्से में हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक इसी तरह से ये हत्याएं होती रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो यूपी मॉडल को यहां पर भी लागू किया जाएगा और उसमें संकोच बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल गुस्सा जो है वो इस गांव में साफ तौर पर लोगों का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अन्ना, क्या गुस्सा है आपका? कोई अगर हिंदी में बोल सके। नहीं, वो रमेश सर को पीछे से मारा पुलिस वाला। रमेश सर को उसका आप सोचिए कितना हुआ है, कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? आप भी कुछ सोचिए ना, कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? 1, 2, 30, 40, अब क्या हम हमारा सब समाज का सब युवकों को इसी के लिए छोड़ दे? घर में अपना काम करते तो आराम से होता है। वो लड़का कितना बढ़िया था इस गांव के लिए, ना हिंदू को देखता था ना मुसलमान, किसी को समझता नहीं था, सब उसका दोस्त थे, उसका साथ। तो ये 2 वो लड़के जो उनको गिरफ्तार किया गया है और पीएफआई से सीधे सीधे इनके तार जोड़ रहे हैं। आधा हिंदुस्तान इस समय कुदरत का टॉर्चर झेल रहा है। कहीं बाढ़ बारिश कहर ढा रही है तो कहीं पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, कहीं आसमानी बिजली लोगों की जान ले रही है। 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जम्मू में बाढ़ से घिरे एक स्कूल से बच्चों और शिक्षकों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह मुसीबत टूट रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिनों में 12 लोगों की जान चली गई है आसमानी बिजली गिरने से। तो कुदरत का ये कहर इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू के उदयवाला में एक सरकारी मिडिल स्कूल के आसपास इलाके में अचानक पानी भर गया। इस भराव में करीब कई छात्र और टीचर्स जो थे वो फंस गए। थोड़ी दूर पर पानी तेज रफ्तार से बह रहा था जो किसी को भी बहा ले जाने में आमादा था। लेकिन गनीमत ये रही कि इस मुसीबत में फंसे छात्रों और टीचर्स को काफी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। जाओ जल्दी जाओ, पानी बड़ा ही है। बाढ़ में डूबे जोधपुर की हालत को लेकर एबीपी न्यूज ने कल एक रिपोर्ट दिखाई थी। भारत की बात में हमने कल सवाल उठाए थे कि यहाँ के सांसद और इस इलाके के विधायक यानी मुख्यमंत्री साहब कहाँ हैं? केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत इलाके का दौरा करने के लिए पहुंच भी गए और हालात का जायजा भी लिया। ये तस्वीरें देखिए, घुटनों तक पानी। कल हमने भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में रिपोर्ट दिखाई थी और पूछा था कि मुख्यमंत्री का चुनावी क्षेत्र होते हुए कहां है मुख्यमंत्री? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की संसदीय सीट है ये जोधपुर। लेकिन आज ये तस्वीरें हमें मिली है, गजेंद्र सिंह शेखावत अपने इलाके का दौरा करने के लिए पहुंच गए हैं। जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है वहां का दौरा उन्होंने किया, आश्वासन दिया लोगों को कि उन तक मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए, क्योंकि कारें जो थी वो नाव बनकर तैर रही हैं इस पानी में। लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, घर में सामान खराब हो रहा है।
क्योंकि घरों के भीतर पानी भर गया है। तो खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे और ये एबीपी न्यूज की खबर का असर है। कल भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में हमने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, क्योंकि वो इसी इलाके से विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिनकी संसदीय सीट है जोधपुर। तो अब मंत्री जी क्योंकि यहाँ पहुंचे हैं तो घुटनों तक पानी है, तो शायद उनको अंदाजा लग पा रहा होगा कि लोग यहाँ किस मुसीबत में हैं और पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। खराब टाउन प्लानिंग का उदाहरण है ये कॉलोनी, जहां पर रिहायशी इलाके में इस कदर पानी भर गया है बारिश के बाद और निकल नहीं रहा है। लोगों के लिए नरक हो गया है यहाँ पर रहना। ये 4 तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए यहाँ पर रह रहे लोगों का, उनकी परेशानियों का। खुद केंद्रीय मंत्री को आप देख सकते हैं, उन्हें भी घुटनों तक अपना पजामा उठाकर इस पानी में चलना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बंगाल के कैश कांड की। 1, 2 नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। जी हां, कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा के कैश और गहने बरामद किए जा चुके हैं। एक और फ्लैट पर इस समय छापेमारी चल रही है और इन सबके बीच बवाल मचा तो ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को पहले मंत्री पद और फिर पार्टी के सभी पदों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता के कैश लोग की पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अब तक 49 करोड़ 80 लाख के नोट, अब तक 5 करोड़ 10 लाख के गहने। कोलकाता की कैश क्वीन के कैश लोग से अब तक की ये बरामदगी है। शुक्रवार को पहली छापेमारी हुई तो जांच टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। उस दिन कूड़े के ढेर की तरह नोटों के ढेर मिले थे और बुधवार को जब दूसरे फ्लैट में छापेमारी हुई तो ईडी की टीम के साथ ही सुरक्षा में गए पुलिस वालों की आंखें भी चौंधिया गई। सबसे पहले कैश क्वीन के नए वाले कैश लोग की काउंटिंग देख लीजिए। बेलघरिया के फ्लैट से बुधवार को 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। 27 करोड़ 90 लाख के जो कैश है वो 2000 और 500 रुपए के नोट हैं। इसके अलावा 4 करोड़ 31 लाख के गोल्ड और गहने हैं। मतलब बुधवार की कुल बरामदगी 32 करोड़ 21 लाख की हो जाती है। इनमें से सिर्फ गहने की बात करें तो ज्वेलरी के अलावा 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा किलो के 7 कंगन, सोने की घड़ी, सोने की मूर्ति, सोने का फोटो फ्रेम, 1 सोने की पेन भी शामिल है। पैसे और गहनों को ईडी की टीम 8 बड़े बक्सों में भर कर ले गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वही कैश बॉक्स है जिसमें 27 करोड़ 90 लाख कैश और 4 करोड़ 31 लाख के गहने बंद हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि अर्पिता ने अपने घर पर टॉयलेट में नोटों की गड्डियों को छुपा के रखा था। दरअसल बुधवार की सुबह जब ईडी की टीम पहुंची तब सारे दिन छानबीन हुई। छानबीन के दौरान जब वो टॉयलेट में घुसी तो वहां देखा ये पूरा खजाना रखा हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 18 घंटे चली है। जिस क्लब टाउन कॉम्प्लेक्स में कैश क्वीन का ये काला खजाना मिला है उस अपार्टमेंट में अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट हैं। 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 8A में ये खजाना मिला, जबकि इसी अपार्टमेंट में अर्पिता का दूसरा 2A भी है जिसे ईडी ने सील किया है। बुधवार को जब ईडी की टीम छापेमारी के लिए फ्लैट पर पहुंची थी तो ताले की चाबी नहीं मिली थी, जिसके बाद टीम को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। बाद में डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया जहां से नोटों का खजाना बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ गिरफ्तार हुई अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों की रकम बार बार मिल रही है। पहले फ्लैट से मिली थी करीब 20 करोड़ की रकम, तो अब 27 करोड़ की रकम पार कर चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर सोना और नकद राशि मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा की रकम इस समय ईडी के कब्जे में है, यानी कि ईडी ने जब्त की है। ये आधार पर कि
इस फ्लैट में, उत्तर कोलकाता के 8A फ्लैट में, जहां पर उनका आवास रहा है, रहती बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पर 2 लड़के रहा करते थे जो कि आना जाना करते रहते थे। और शायद वही वजह है कि यहाँ पर जो पैसे रखे गए थे वो गड्डियों में भर के रखे गए थे लगातार, जिसको गिनने में करीब 10 घंटे का समय लग गया और 4 से ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहले गड्डियों को खोला गया और उसके बाद उस बड़े पहाड़ को, नोटों के बड़े पहाड़ को गिना गया। ईडी की टीम ने कैश क्वीन के इस कैश लॉक के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए ईडी की टीम ये भी पता लगाने में जुटी है कि अर्पिता मुखर्जी के इस फ्लैट में नोटों की गड्डियां रखने कौन आता था, नोट कैसे लाए जाते थे और कौन लोग हैं जो इस नोट के असली नटवरलाल हैं। मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आईएएस अधिकारी समेत 4 महिलाएं ईडी के राडार पर हैं। छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे खिलौने भी मिले हैं जिन पर सेक्स टॉयज होने का शक है। छापेमारी में एक डायमंड रिंग भी बरामद हुई है जिस पर पी लिखा हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी वाले फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख कैश, 54 लाख की विदेशी करेंसी और 79 लाख के गहने बरामद किए थे। शुक्रवार और बुधवार की बरामदगी को जोड़ दें तो 49 करोड़ 80 लाख कैश, 5 करोड़ 10 लाख के गहने और 54 लाख की विदेशी करेंसी मिल चुकी है। अब सवाल ये है कि ये पैसे किसके हैं? घर से तो अर्पिता के मिले हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी की पूछताछ में जो बताया उसके मुताबिक मंत्री पार्थ चटर्जी उसके घर को कैश रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने ईडी को यहाँ तक बताया कि उसके फ्लैट में इतने पैसे हैं, इसका अंदाजा उसे खुद नहीं था। अर्पिता सच बोल रही है या झूठ, ये तो जांच एजेंसियों की जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल सच्चाई तो यही है कि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों का कैश मिल चुका है और वो सलाखों के पीछे। अर्पिता के इस फ्लैट की पड़ोसी ममता शर्मा से हमारी रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने बात की। ममता कहती हैं कि नोटों की ऐसी तस्वीरें फिल्मों में ही देखी थी। हालांकि ममता अर्पिता के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं है। कौन आता था, क्या देखते थे, क्या प्रक्रिया रहती? हम तो किसी को देखे नहीं है। हम लोग का गेट सब समय बंद रहता था। आसपास के फ्लैट खाली थे। मेरे को ये पता है, ये न्यूज़ से पता चला कि ये अर्पिता का फ्लैट है। और ये करोड़ों रुपए देखकर आपने क्या सोचा? क्या सोचूं ना, कुछ सोचने लायक बचा ही कहाँ है। लगा वो सामने फ्लैट में इतना पैसा, ये तो एक मतलब बहुत आश्चर्यजनक बात है। और टीवी के जैसा लग रहा है, जैसे लगता है मूवी में अपन लोग अपने देखते हैं कि भाई इतना पैसा निकला, ये पैसा है, बस वैसा ही फील हो रहा है। और मैं तो वैसे भी मूवी में ही देखी हूँ, इसको टीवी पे ही देखी हूँ, तो मेरे को तो एक जैसा ही लग रहा है। कभी आप यहाँ पर किसी को आते जाते देखा था? कभी किसी लड़के को, लड़की को? मेरे को पता ही नहीं था ये अर्पिता का फ्लैट है। मेरे को लगा नॉर्मल किसी का होगा, जैसे ये फ्लैट बंद है वो भी बंद रहता था, कोई आया तो ठीक है, बस अपने तो बस यहाँ से दिखते थे, इससे दिखता था। वैसे ये एक अनोखी कहानी ही समझिए कि जिस फ्लैट के अंदर करोड़ों रुपए कैश रखे थे, उस फ्लैट का मेंटेनेंस सोसाइटी को नहीं दिया जा रहा था। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों फ्लैट का मेंटेनेंस अर्पिता के पास बकाया था। करीबन 60,000 रुपये ड्यूज है 9 महीना का। अगर हम लोग सितंबर तक आते हैं तो 60,000 रुपये दोनों फ्लैट का ड्यूज है। ये कितने दिनों से ड्यू रहा था? क्या क्या इस पे रिमाइंडर्स दिए जाते हैं? प्रक्रिया क्या रहती है? हाँ, हमारा 3 महीने से ज़्यादा जब ड्यूज हो जाते हैं उसके बाद चौथा 5वां महीना में हम लोग उनको रिमाइंडर देते रहते हैं 3rd मंथ से ही। बट 5th मंथ या 6th मंथ में हम लोग नोटिस में डिस्प्ले कर देते हैं, जो डिस्प्ले हमारे नोटिस बोर्ड में दोनों ब्लॉकों में लगाया हुआ है मेंटेनेंस। दोनों फ्लैट का ड्यू रहा है? दोनों फ्लैट का कुल मिलाकर कितना ड्यू है और कब से? एक फ्लैट का जो ब्लॉक 2 में 9,900 समथिंग, और एक जो 2 फ्लैट है, एक 9,900 समथिंग और एक 11,800 कुछ रुपया है। टोटल मिलाने से उनका 60,000 रुपया ड्यू निकलता है, जो डिस्प्ले में लगाया हुआ है। सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सबके लिए समान है, उनके लिए भी समान है। अर्पिता के घर से मिले कैश को लेकर अब सवाल ये भी है कि क्या ये पैसे सिर्फ भर्ती घोटाले के हैं या फिर इसका दायरा इससे बड़ा है। बीजेपी ने घोटाले को राजनीतिक मुद्दा बताकर ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली से कोलकाता तक मोर्चा खोल दिया है। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि गुरुवार सुबह से ही संसद में घमासान मच गया। अधीर रंजन चौधरी ने कल एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था।
उनके इस बयान पर बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला और अधीर रंजन के साथ साथ सोनिया गांधी से भी देश से माफी मांगने की मांग की। अधीर कह रहे हैं कि वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन कहानी सिर्फ आपत्तिजनक शब्द के मुंह से निकलने, जुबान फिसलने और फिर माफी मांग लेने तक की नहीं है। इसके पीछे वो चुनावी वोटों का गणित भी है, जिसे आज हम भारत की बात में आपको दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? राष्ट्रपति जी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रथम महिला का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सोनिया गांधी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। सोनिया गांधी माफी मांगे और सोनिया गांधी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी भी माफी मांगे। जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया वो माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। इस शब्द के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, सोनिया जी को क्षमा मांगनी चाहिए। Sonia Gandhi should come out and apologize to the president and to the country. कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सदन के भीतर गुस्से से गरज रही थी। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। स्मृति ईरानी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सदन में पूरी सरकार की तरफ से अकेले ही मोर्चा संभाले थी और अधीर रंजन समेत सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही थी। माफी मांगो सोनिया गांधी, देश से राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। सदन के भीतर से सदन के अंदर तक जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेर रही थी। लेकिन देश की संसद में जिस बयान पर हंगामा हुआ, पहले उस बयान की पूरी कहानी जान लीजिए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पिछले 2 दिन से संसद भवन से निकलकर मार्च करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में जीएसटी और महंगाई के साथ बड़ा मुद्दा सोनिया गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ भी था।
27 जुलाई को भी कांग्रेस दल के नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें रोका तो ये विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। ठीक इसी वक्त मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने अधीर रंजन चौधरी से सवाल जवाब शुरू किए। कल जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है और अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहाँ पर धरना देंगे? हाँ, यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अंकित गुप्ता ने अगला सवाल राष्ट्रपति भवन जाने को लेकर पूछा तो अधीर रंजन चौधरी के जवाब ने विवाद खड़ा कर दिया। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करने पर एबीपी न्यूज संवाददाता ने अधीर रंजन चौधरी को टोका भी था। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। यही बात सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दोहराई कि पत्रकार के टोकने के बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने अपने शब्द वापस नहीं लिए थे। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। लेकिन जब अधीर रंजन चौधरी से उनके इस बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे चूक बताते हुए कहा कि उन्हें गलती का एहसास था और वो अपनी बात कहने के लिए एबीपी न्यूज के पत्रकार को ढूंढ भी रहे थे। एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए, बोल दिया। हमारे साथ एक बार से निकलती है, उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे थे कि भाई ये बात तो मत बोला। अधीर रंजन चौधरी अपने बयान को चूक बता रहे हैं, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने जब ये बयान दिया उसके काफी देर बाद तक मैं उसी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद था जहां पर अधीर रंजन चौधरी बैठे हुए थे। यहां तक कि जब कांग्रेसी सांसदों और नेताओं ने मार्च करना शुरू किया तब भी मैं वहीं पर मौजूद था, और इसके बाद जब पुलिस ने कांग्रेसी सांसदों और नेताओं को बस में भरकर वहां से हटाना शुरू किया, उस दौरान भी मैं लगातार विजय चौक से रिपोर्टिंग ही कर रहा था। इस वक्त जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ एआईसीसी के मुख्यालय पर जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर तो ये जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है वो कांग्रेस के सांसद हैं। पर शायद उस वक्त अधीर रंजन चौधरी को एहसास नहीं था कि उनके मुख से निकले शब्द उनके गले की फांस बन जाएंगे, और एहसास तब हुआ जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर ओम बिरला के कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले स्मृति ईरानी की आवाज सदन में गूंजी। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इसके बाद करीब 4.25 मिनट तक स्मृति ईरानी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी और सीधे सोनिया गांधी पर हमले करती रहीं। कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री,
स्मृति ईरानी बोल ही रही थी कि तभी स्पीकर ने हंगामे के चलते सदन स्थगित कर दिया। सड़क पर और संसद पर कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सदन के अंदर एक झलक दिखाई दी। सोनिया गांधी से पत्रकार ने सवाल किया, Ma'am, will you ask Adhir to apologize? Ma'am, will you ask Adhir to apologize? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जब पहली बार सवाल हुआ तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गईं। लेकिन जब वो सवाल दोहराया गया तो सोनिया पलटी और बेहद गुस्से में जवाब दिया। Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. सोनिया के इस गुस्से पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल से बाहर आते हुए कोई पत्रकार लोग उनसे पूछे कि ये क्या है, वो आदिर जी अपॉलॉजी मांगेंगे और बहुत ही सख्ती से नहीं, he had already apologized, ये शब्द श्रीमती सोनिया गांधी ने बताया। लेकिन रार तकरार और तीखी नोकझोंक का ये सिलसिला इतना ही नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सदन के भीतर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस जैसे हालात बन गए थे, जिसको सदन में मौजूद अन्य सांसदों ने बीच बचाव करके शांत करवाया। लेकिन आखिर सदन के भीतर हुआ क्या था, चलिए आपको वो दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीजेपी नेता रमा देवी के पास गईं और कहा, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? सोनिया ने कहा, आप हमारा नाम नहीं ले सकते। इसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंची और बोली, मैम मे आई हेल्प यू? स्मृति ने कहा कि आपका नाम मैंने ही लिया है, मेरा कहना है कि आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। इस पर सोनिया ने जवाब दिया, डोंट टॉक टू मी। स्मृति बोली, मैं क्यों चुप रहूं? और फिर वहां दोनों तरफ के सांसद आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। सोनिया जी आपके नाम क्यों बोला? जन्म का आपको पता नहीं कि आप जिसको नेता बना कर रखी हो किस तरह का बात बोला है? वो जब कहीं कथी कि इनको पता नहीं है कि क्या क्या भूल गया है। वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने कहा, ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं आप से बात नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा तैश में बोली है सोनिया जी, तैश में बोली है, इसलिए बातचीत हुई। ऐसे शब्द थे जो मैं आपको बताऊं कि एक प्रोवोकेटिव था, मारामारी की सिचुएशन तक सोनिया जी ने क्रिएट कर दिया था, क्योंकि पहली बात वो अपने बेंच को छोड़ के वो यहाँ पर आई, जो कि बहुत ही गलत था, और स्मृति जी अपने एक मंत्री वाले बेंच पे बैठी थी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई इस बहस के अलग अलग वर्जन हैं। आप दोनों पक्षों को बारी बारी सुनिए। मैं बंगाली हूं, मैं हिंदी में आदी नहीं हूं। हो सकता कोई जुबानी चूक हो गए, मैं सुबह से कह रहा है कि भाई चूक हो गए, चूक हो गए, चूक हो गए, तो इसका मतलब और क्या हो सकता? जब मैं स्पीकर साहब से मांग करने गए थे, आज मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे साथ मेरा नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी भी जाके स्पीकर साहब से दरखास्त की थी कि हाँ अधीर को कम से कम इजाजत दिया जाए स्पीकर साहब। तो बस फिर बाहर आ गए, मैं एक तरफ गए, मैडम जाने लगे, पीछे से मैडम के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गए। तो मैडम घूमकर रूमा देवी से पूछने गए, रूमा देवी जी आप क्यों मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप लोगों को क्या हुआ, मैं क्या किया? तो बिना बोले कहीं से आ गए स्मृति ईरानी जी, आके मैडम पे अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच बहस हो रही थी, उस वक्त सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी मौजूद थे। सुनिए कि गौरव गोगोई बहस का ब्यौरा पेश करते हुए क्या बता रहे हैं। एक निडर नेता होने के कारण सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद, पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेर कर ऐसा एक वातावरण
बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। तो ये तो बात हो गई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जो झड़प हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा। बड़ी खबर इस समय की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा की है और देश का अपमान बताया है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी इस जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में आज हुई नोकझोंक की घटना को कांग्रेस ने सोनिया गांधी का अपमान कह दिया है। कांग्रेस के 22 सांसदों ने स्पीकर को इसी बाबत चिट्ठी लिखी है। आशीष कुमार सिंह ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, ब्यौरा दीजिए इस चिट्ठी का। देखिए, सबसे बड़ी बात तो शोभना ये कि प्रिविलेज कमेटी को इस मामले को भेजने के लिए 22 सांसदों ने चिट्ठी लिख करके लोकसभा अध्यक्ष से मांग की है। दोपहर में अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि आज हम लोकसभा अध्यक्ष से मिल करके इस मामले की पूरी जांच कराने की मांग करेंगे, क्योंकि सदन के अंदर कैमरास होते हैं, उसमें स्टैब्लिश हो जाएगा कि मिसेस गांधी ने कोई धमकी दी थी जैसा आरोप लगाया गया था। क्योंकि अभी तक सरकारी पक्ष की तरफ से या स्मृति ईरानी की तरफ से, खुद केंद्रीय मंत्री की तरफ से वो शब्द नहीं बताए गए हैं कि आखिर सोनिया गांधी ने धमकी में कहा क्या। कांग्रेस ने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया है कि सोनिया गांधी ने किसी भी तरह से उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी। लिहाजा ये बड़ी बात है कि 22 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके पूरा ब्यौरा दिया है और इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजने की मांग की है। जाहिर सी बात है आशीष, कांग्रेस का गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। उधर बीजेपी भी गुस्से में है और अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को देश के अपमान से जोड़ रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ को भी हमने सुना। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मैं माफी तो मांगूंगा, राष्ट्रपति से मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं मांगूंगा। इसको कैसे समझे? अगर एक बार अधीर रंजन चौधरी इस तरह की बात ना करे, माफी मांग ले, तो आपको लगता नहीं कि ये मामला शांत हो जाएगा या अभी इससे आगे निकल गया है मामला? देखिए, अधीर रंजन चौधरी से शोभना इस बारे में मैंने बात की। मैंने उनसे कैटेगरिकली ये सवाल 2-3 दफा पूछा और ये उनका इंटरप्रिटेशन है। उनका ये कहना है कि मेरा ये स्टैंड है, जब निर्मला सीतारमण माफ कीजिएगा फाइनेंस मिनिस्टर से जब पिछली दफा उन्होंने अपनी जबान से कटाक्ष करते हुए लोकसभा में ये कह दिया था सदन के अंदर कि आप निर्मला नहीं बल्कि निर्बल हैं, और उस पर उन्हें ठेस पहुंची थी, तो निजी तौर पर उन्होंने संसद में इसकी माफी मांगी थी। आज उनका कहना है कि इसको पॉलिटिकल इशू आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी बना रही है। ऐसा अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि इस वजह से ट्राइबल इश्यूज उनके वोट को गार्नर करने के लिए किया जा रहा है। इसको देखते हुए अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मैं पॉलिटिकल इशू नहीं बनने दूंगा, मैं सार्वजनिक इस्तीफा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा इंटेंट ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।